Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Welcome to my YouTube channel Universe of Physics. It's engineer Saif Rahman Khatak. Today we will start our lecture from the second year physics book Electrostatics. So in electrostatic in this lecture we will cover what is electrostatic or what is electric charge, and the most important question of this chapter is Coulomb's law. So we will also discuss what is Coulomb's law. Also we will discuss Coulomb's law in material medium, unit of charges, in example 11.1, assignment 11.1, and also numerical problem number is related with the Coulomb's law. So we will also discuss it. Now let's start our first lecture. What is electrostatic? As the name indicates, electrostatic, electro means current or electricity. Yeah, simply we can say it is charges, because the definition of current is it is the flow of charges. Yeah, the rate of flow of charge is called current. So electro stands for charges, and static means that the charge is at rest. So the proper definition of electrostatic is that electrostatic is the branch of physics that deals with the study of electric charges at rest. इलेक्ट्रोस्टैटिक आपके पास फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम लोगों ने चार्जेस के बारे में पढ़ना है, और जो चार्जेस है वो स्टेट ऑफ रेस्ट में हो. सेकंड डिफिनेशन इसका कुछ यूँ है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विच आर एट रेस्ट और स्टैटिक. एट रेस्ट और स्टैटिक ये दोनों एक ही लफ्ज़ है से आपके, जिसमें हम लोगों ने चार्जेस के बारे में पढ़ना है, और जो चार्जेस है वो आपके पास स्टेट ऑफ रेस्ट में होना चाहिए. अब इन चार्जेस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है, इसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. So the electric force between the static charge particle is known as electrostatic force. अब जो चार्ज पार्टिकल है वो तो आपके पास रेस्ट में है, तो इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है वो भी आपके पास जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही होगा. अगर इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो आपके पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये सिंपली जिस तरह आपके पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी है. फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होता है कि आपके पास ज़मीन हर एक चीज़ को अपनी तरफ खींचता है, लेकिन ज़मीन और जो ऑब्जेक्ट है उसके दरमियान कोई भी मतलब लिंक नहीं है, मतलब एक दूसरे के साथ मिले हुए नहीं. तो हम इसको बोल सकते हैं जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो एट ए डिस्टेंस है, क्योंकि आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो आपस में मिले हुए नहीं है, फिर भी उनके दरमियान फोर्स लग रहे, वो एक दूसरे को खींच रहे. तो इस फोर्स को हम नाम देते हैं फोर्स एट अ डिस्टेंस. तो जिस तरह आपके पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक डिस्टेंस से होता है, तो इस तरह आपके पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसमें भी जो चार्जेस है वो आपस में मिले हुए नहीं होते, बल्कि वो एक दूसरे से फासले पर होते हैं, फिर भी वो एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करता है या रिपल कर सकता है. तो हम इसी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को तशबीह देते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी से, क्योंकि दोनों आपके पास फोर्सेज एट ए डिस्टेंस है. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज जस्ट लाइक फोर्स ऑफ ग्रेविटी इन एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स. Electrostatic force is attractive or repulsive between particles that are caused due to their electric charges. अब आपके पास अगर चार्जेस सेम है तो उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो फोर्स है वो रिपल्सिव फोर्स होगा, और अगर चार्ज आपके पास मुख्तलिफ है तो उसमें आपके पास अट्रैक्टिव फोर्स होगा. इसको हम नाम देते हैं कूलम फोर्स. अगर इसका हम एग्जांपल देखें, अगर हम बालों में लेट सपोज कंघी करें और फिर उस कंघी के साथ पीस ऑफ पेजेस रखे, पेपर रखे, तो कंघी क्या करेगा, उस पेजेस को अट्रैक्ट करेगा. बाजार अगर हम देखें तो हमने तो कंघी के साथ कुछ नहीं किया, कोई भी इलेक्ट्रॉन वगैरह हमने उसके अंदर नहीं गुजारे, कोई भी करंट वगैरह हमने नहीं दिया, फिर भी जो कंघी है वो पेज जो पीस ऑफ पेपर है उसको अपनी तरफ खींचता है. तो ये किस वजह से, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस की वजह से. इस तरह अगर हमारे पास राड है, अगर उसको हम कपड़े से मर ले मतलब रबर करें, फिर उसके साथ पीस ऑफ आयरन या पेपर रखे तो उसको अट्रैक्ट करेगा. तो ये भी आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही की वजह से है. बाजार हमने तो उसको ना कोई करंट दिया, ना कोई इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हुआ, बल्कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ये सब कुछ हो रहा है. तो आपके पास जो एग्जाम्पल है कि वी सी डेट अ प्लास्टिक कॉम डेट इज रन थ्रू हेयर एंड बट नियर टीनी पीसेज ऑफ पेपर अट्रैक्ट देम. उसी तरह से अगर हम कंघी करें फिर उसके साथ कोई पीस ऑफ पेपर रखे तो वो क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा. इस तरह सिमिलर इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व व्हेन अ रॉड इज रब्ड विद फर. अगर रॉड आपके पास है, अगर उसको हम किसी कपड़े के साथ रबर करें फिर उसके साथ कोई पीस ऑफ पेपर या आयरन रख दे तो उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा. इस तरह आपके पास जो एटॉमिक थ्योरी में हम लोगों ने पढ़ा कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फोर्सेज है एटम और मॉलिक्यूल के दरमियान, उसी की वजह से आपके पास जो लिक्विड और सॉलिड है वो बनते हैं. सो अकॉर्डिंग टू एटॉमिक थ्योरी इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल होल्ड देम टुगेदर टू फॉर्म लिक्विड्स एंड सॉलिड. नेक्स्ट हम जब स्टडी करते हैं कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो क्या है,
तो आपके पास जो प्रॉपर डिफिनीशन है इलेक्ट्रिक चार्ज का, तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डेट काज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। आप देखो इलेक्ट्रिक जो चार्ज है वो आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। आपके पास जो प्रॉपर्टी है फिजिकल, एक फिजिकल प्रॉपर्टी होता है और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी होता है। आप केमिकल प्रॉपर्टी में आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो अपने हालत को चेंज करता है, मतलब है वो दूसरे ऑब्जेक्ट में किसी चीज़ के साथ रिएक्ट करता है तो वो मतलब है एक फॉर्म से कन्वर्ट होकर दूसरे फॉर्म में चला जाता है। लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी में आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वही रहेगा लेकिन उसका शेप चेंज होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम ये देखें कि आपके पास वाटर है, इसको हमने कूल कर दिया तो आपके पास मतलब सॉलिड बन जाएगा। अगर उसका केमिकल प्रॉपर्टी देखें तो हम आपके पास जो लिक्विड है और सॉलिड है उनका जो केमिकल प्रॉपर्टी वो तो सेम है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी उसका चेंज हो गया क्योंकि वो लिक्विड से कन्वर्ट हुआ सॉलिड में। अगर हम उसको दोबारा मतलब ये उसको हीट अप करें तो वो दोबारा सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं। तो इसको हम बोलते हैं कि यही फिजिकल चेंजेस इसमें आ गया। जबकि केमिकल चेंजेस में आपके पास जो मैटर है वो कम्प्लीटली चेंज होता है। तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो बेसिकली आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। अगर हम मतलब अगर चार्जेस को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखे तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा तो वो क्या करेगा, वो एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो एक फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है डेट काज इट एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स व्हेन प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह आएगा कि आपके पास ऐसा कैसे हो रहा है। जिस तरह हम पढ़ेंगे टार्क ना करंट कैरिंग कंडक्टर या जो फ्लीमेन लेफ्ट हैंड रूल राइट हैंड रूल वगैरह, ये सारा डिटेल इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में आएगा तो फिर उसको उधर डिस्कस करेंगे। अगर इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो आपके पास बेसिकली दो किस्म के चार्जेस है, एक आपके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा आपके पास नेगेटिव चार्ज होता है। जो आपके पास कॉमनली जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिव चार्ज है और जो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव चार्ज है। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज को हम मैथमेटिकल लिखें तो आपके पास जो चार्ज क्यू है वो बराबर है प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड टाइम, Q इज इक्वल टू IT। ये बेसिकली आपके पास करंट की डिफिनीशन से आए हुए हैं। जिस तरह हम जो करंट की डिफिनीशन पढ़ते हैं कि करंट का क्या डिफिनीशन है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, मतलब क्या है I इज इक्वल टू Q बाई T। तो इसका अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन निकालें तो Q आपके पास बराबर हो जाएगा IT का। और जो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है वो कूलम है जिसको हम कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। अब कूलम क्या है, तो आपके पास 1 कूलम वो चार्ज है जो आपके पास किसी भी कंडक्टर किसी भी वायर के थ्रू पास होता है 1 सेकंड में। और जब आपके पास जो करंट पास हो रहा है उस कंडक्टर में अगर 1 एम्पियर है तो हम इसको बोल सकते हैं कि आपके पास जो चार्ज है वो 1 कूलम है। तो 1 कूलम इज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर इन 1 सेकंड इफ द इलेक्ट्रिक करंट इज 1 एम्पियर। 1 कूलम चार्ज आपके पास तब होगा जब आपके पास एक वायर है, उस वायर में 1 एम्पियर करंट पास हो रहा है और वो करंट 1 सेकंड के लिए पास होगा, तब हम उसको बोल सकते हैं इसके अंदर जो चार्ज है वो 1 कूलम है। फिर नेक्स्ट आपके पास है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज कैन एग्जिस्ट ओनली इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्जेस डेट इज Q इज इक्वल टू NE। आपके पास जो चार्ज है वो इंटीग्रल मल्टीपल मतलब है कि ये 1 से लेकर इन्फिनिटी तक यूँ जा सकते हैं। तो आपके पास जो Q है वो असल में आपके पास बराबर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग। तो Q इज इक्वल टू NE, वेयर N क्या है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और जो E है ये तो आपके पास इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, चार्ज की वैल्यू की V बराबर है 1.6×10⁻⁻19 कूलम। तो हमारे पास तीन जो पार्टिकल है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो इसका थोड़ा सा हम मतलब जो चार्ज मास है इसके बारे में पढ़ते हैं क्योंकि आगे फार्मूला वगैरह में आ रहे हैं प्रॉब्लम्स में, तो फिर आपके लिए आसानी होगी। आपके पास जो प्रोटॉन है उसके ऊपर प्लस चार्ज होता है जिसको हम लिख सकते हैं 1.6×10⁻⁻19 कूलम। जो प्रोटॉन का मास है वो है 1.66×10⁻27 kg। इस तरह आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का सेम चार्ज है लेकिन जो डिफरेंस है उसकी पोलरिटी है कि प्रोटॉन प्लस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन माइनस में है। तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो है -1.6×10⁻⁻19 कूलम। जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो है 9.11×10⁻31 kg। अब न्यूट्रॉन है, नाम से पता चले कि ये न्यूट्रल है, मतलब इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, लेकिन जो मास ऑफ न्यूट्रॉन है वो 1.67×10⁻⁻27 kg है। नेक्स्ट जब हम स्टार्ट करते हैं कि जो मेन इंपॉर्टेंट जो इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कूलम्स ला है के लिए चीज़, तो थोड़ा सा हम कूलम की बैकग्राउंड पे जाते हैं कि कूलम्स ला को सबसे पहले चार्ल्स एंगस्टन डी कूलम ने सबसे पहले इसको एक्सप्लेन किया और उसकी 1736 और 1805 उसकी ड्यूरेशन है कि मतलब 1736 में पैदा हुए और 1805 में जो कूलम है उसकी डेथ हुई। तो आपके पास जो
कूलम था ये फ्रांस का एक फिजिस्ट था जिसने सबसे पहले कूलम्स लॉ को फॉर्मुलेटेड किया, मतलब ये कूलम लॉ को एक्सप्लेन किया। अब डिस्कस करते हैं कि बेसिकली कूलम लॉ है क्या चीज़। डियर स्टूडेंट, जिस तरह हम लोगों ने मतलब ये 9th में पढ़ा कि जिस तरह आपके पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसी तरह से आपके पास कूलम्स लॉ सेम ग्रेविटेशनल फोर्स सी की तरह है, लेकिन जो लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन हम पढ़ते थे तो उसमें हम जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़ते थे वो दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान था। आपके पास दो मासेस थे, उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम पढ़ते थे। तो यहाँ पर जो कूलम्स लॉ है, अब दो ऑब्जेक्ट की बजाय यहाँ हम दो चार्ज लेते हैं। अब हमने इधर डिस्कस करना है कि जो दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है वो कैसे होगा। तो कूलम लॉ आपको क्या बताता है? कूलम लॉ आपको ये बताता है कि दिस लॉ स्टेट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2 is directly proportional to the product of magnitude of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them। तो बेसिकली कूलम लॉ आपको ये बता रहा है कि आपके पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन किसी भी दो चार्जेस के दरमियान वो डायरेक्ट लिंक करता है उन चार्जेस के प्रोडक्ट का, और इन्वर्सली प्रोपोर्शन उसका है उनके दरमियान जितने भी फासले हैं उसके स्क्वायर का। तो ये एक सिंपल स्टेटमेंट है कि आपके पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो चार्जेस है उनके प्रोडक्ट का, और इन्वर्सली प्रोपोर्शन है उनके दरमियान जितने भी डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का। तो अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो सबसे पहले जो कूलम ने मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपेरिमेंट किए और उस एक्सपेरिमेंट के बिना पे उन्होंने क्या किया, इस कूलम लॉ को निकाला। तो द क्वांटिटी कूलम लॉ असल में क्या है, ये क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है। आपके पास दो किस्म के मेजरमेंट में थे, एक होते हैं क्वालिटेटिव और एक आपके पास होते हैं क्वान्टिटेटिव। क्वालिटेटिव में हम क्या है, उस किसी चीज़ की क्वालिटी के बारे में हम देखते हैं कि ये चीज़ अच्छा है, ख़राब है, दरमियान है, किस किस्म का है। लेकिन क्वांटिटेटिव में हम उसकी मिकदार में ही कितना है। तो जिस तरह आपके पास जो कूलम है वो बेसिकली आपके पास क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ फोर्स है बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस, जिसको सबसे पहले कूलम ने एक्सप्लेन किया। चार्ज कूलम परफॉर्म नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट टू मेजर द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज यूजिंग एन अपैरेटस नोन एज टोरिजियम बैलेंस। कूलम ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, जो ऑपरेटर्स उसने यूज़ किया वो है टोरिजियम बैलेंस। उसके ऊपर उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के तजुर्बे किए, फिर उन तजुर्बों से उन्होंने एक रिजल्ट निकाला, एक लॉ निकाला, फिर उनको उसने नाम दिया कि क्या है, कूलम्स लॉ है। द एक्सपेरिमेंट शोज दैट there exists a force of attraction or repulsion between two charged body. This force depends on the distance between the charges and the magnitude of the charge. Coulomb express experiment data in the form of statement which is known as Coulomb law. Coulomb law ने मुख्तलिफ़ किस्म के तजुर्बे किए और तजुर्बे से उसने ये निकाला कि आपके पास जो चार्जेस है उसके दरमियान या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है या फोर्स ऑफ रिपल्शन है, और वो जो डिपेंड करता है उनके दरमियान जितना फासला है उसके ऊपर और उसके चार्जेस के ऊपर के चार्जेस आपके पास कितने हैं। तो इस बिना पर उन्होंने एक ना निकाला जिसको ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर दिया कि आपके पास जो कूलम लॉ है वो क्या है। अगर कूलम लॉ को हम मैथमेटिकल फाइंड करें कि आपके पास जो कूलम लॉ है वो मैथमेटिकली किस चीज़ के बराबर है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम दो चार्ज लेते हैं Q1 और Q2 और उसको हमने सेपरेट कर दिया बाई डिस्टेंस r। अगर आपके पास चार्ज सेम है, फॉर एग्जांपल लिस्ट अप जिस तरह आपके पास प्लस Q1 और प्लस Q2 है, तो ये आपके पास सेम चार्ज क्या करेगा, एक दूसरे को रिपल करेगा, तो इसमें आपके पास रिपल्सिव फोर्स होगा। इस तरह अगर आपके पास दो चार्जेस है, एक नेगेटिव Q1 है और दूसरा आपके पास नेगेटिव Q2 है, तो ये भी आपके पास क्या है, इसमें भी आपके पास रिपल्सिव फोर्स होगा। और अगर आपके पास एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो इसमें आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो अगर मैथमेटिकली इसको हम डिराइव करें तो हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस है, एक को हम नाम देते हैं Q1, दूसरे को हमने नाम देते हैं Q2, और इनके दरमियान जो फासला है वो आपके पास आ रहे, जिस तरह आपके पास डायग्राम में नज़र आ रहे। जो कूलम लॉ में हमने जो पहले स्टेटमेंट पढ़ा कि आपके पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, तो हम इसको हम यूँ लिख सकते हैं कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। जो दूसरा स्टेटमेंट है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम, तो आपके पास जो F है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है आर स्क्वायर का, या F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। आपके पास दो इक्वेशन आ गए, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अगर इन दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करें तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। जब हम प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करते हैं तो इधर एक कांस्टेंट लगाते हैं और यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो K है, सही। तो आपके पास जो कूलम लॉ बन गया F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर।
डियर स्टूडेंट, हमने यहाँ पर एक बात की कि पॉइंट चार्जेस। अब पॉइंट चार्जेस से क्या मुराद है? तो डियर स्टूडेंट, पॉइंट चार्ज आपके पास वो चार्जेस है जिसमें आपके पास जो चार्ज का जो साइज़ है वो स्मॉल होगा एज़ कम्पेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन दिम। ऐसा ना हो कि आपके पास चार्ज बहुत बड़ा हो और आपके पास उनके दरमियान जो फासले हो बहुत ज़्यादा कम है, तो ऐसा अगर आपके पास है तब आपके पास कूलम लॉ वहाँ पर वैलिड नहीं है। कूलम लॉ आपके पास तब वैलिड होगा जब आपके पास जो साइज़ ऑफ द चार्ज है वो स्मॉल होगा एज़ कम्पेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन दिम। तो इसको हम नाम देते हैं कि क्या है? पॉइंट चार्जेस है। डियर स्टूडेंट, जो कांस्टेंट हमने के यूज़ कर दिया, के आपके पास क्या है? एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है और इसकी जो वैल्यू है वो डिपेंड करते हैं आपके पास नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस। कि आपके पास जो मीडियम वो आपके पास एयर है, कोई लिक्विड है, कोई दूसरा कोई डाइलेक्ट्रिक वगैरह हमने यूज़ किया है, तो आपके पास जो के की वैल्यू है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। साथ में आपके पास जो के की वैल्यू आपके पास यूनिट ऑफ फोर्स, चार्ज और आर के ऊपर भी डिपेंड करता है। इन ऐसा यूनिट आपके पास अगर फ्री स्पेस में हम बात करें या एयर में हम बात करें तो आपके पास जो के की वैल्यू है वो 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है। नेक्स्ट इंशाल्लाह आ रहा है, इसको हम डिराइव भी करते हैं कि आपके पास जो के की वैल्यू है ये कैसे आई हुई है। तो आपके पास जो के की वैल्यू है वो डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर, और ये आपके पास प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम है जिसको हम नाम देते हैं परमेटिविटी। और इन फ्री स्पेस में जब परमेटिविटी है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाई एप्सिलॉन नॉट। अब परमेटिविटी है क्या चीज़? परमेटिविटी बेसिकली अपोजिशन है या रेजिस्टेंस है, प्रोड्यूस करता है बाय मटेरियल इन द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है तब आपके पास परमेटिविटी का ये काम है कि उसको क्या करते हैं? उसको कम करता है, उसको रेजिस्ट करता है। तो परमेटिविटी बेसिकली क्या है? इट इज़ द मेजर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन या रेजिस्टेंस produced by the material in the formation of a electric field। अब हम रिलेशन निकाले कि लेट सपोज आपके पास जो के जो कांस्टेंट है और आपके पास जो परमिटिविटी, इनके दरमियान आपस में क्या लिंक है। तो आपके पास इसका लिंक निकालते हैं कि आपके पास ये कैसा हुआ है के एक तो हमने के की वैल्यू निकाली कि 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है, और एक के आपके पास बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85×10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपके पास एप्सिलॉन नॉट जब फ्री स्पेस में हम बात करें तो ये उसकी वैल्यू है। अगर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पाई की वैल्यू अगर हम इस के की इक्वेशन में लेके तो आपके पास के बराबर हो जाएगा 1/4 पाई की वैल्यू 3.14, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85×10⁻⁻12। तो इस सब को अगर हम सोल्व करें तो आपके पास बराबर हो जाएगा 1/311.15 10⁻⁻12। अगर 1 को हम डिवाइड कर दे 111.15 के ऊपर तो आपके पास आ जाएगा 0.008996 ज़रब 10 पावर। अब देखो जो 10 की पावर नीचे है वो -12 में है, अगर हम इसको ऊपर शिफ्ट करेगा तो ये -12 आपके पास +12 हो जाएगा, ये कारण साइन चेंज हो जाएगा। तब आपके पास जो स्टैंडर्ड तरीकाकार है कि आपके पास जो डिसिमल पॉइंट है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लगना चाहिए। सी तो यहाँ पर आपके पास जो 8 है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, तो हम क्या करते हैं डिसिमल पॉइंट को 3 डिजिट राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे, तो आपके पास जो के की वैल्यू होगी वो बराबर हो जाएगा 8.99 ज़रब 10⁻12। ये तो ऑलरेडी था, फिर हमने -3 लिखा क्योंकि हम जो 3 डिसिमल पॉइंट राइट पे चले गए तो आपके पास -3 होगा, अगर लेफ्ट पे जाएगा तो फिर प्लस हो जाएगा। तो फिर हम क्या करते हैं जो 8.99 है इसको अगर हम राउंड करें तो ये आपके पास 9 हो जाएगा, और 10⁻12 - 3 से आपके पास 10.9 हो जाएगा। तो ये के की वैल्यू है जो हमने ऑलरेडी पहले पढ़ा कि आपके पास जो के की वैल्यू वो क्या है 9 ज़रब 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और यहाँ पर हमने उसको डेराइव कर दिया कि आया कैसे है। अगर इसी के की वैल्यू की बजाय अगर हम उसकी जगह जो इक्वेशन नंबर 3 है उसमें हम के की जगह पुट कर दे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, तो ये भी आपके पास एक इक्वेशन है कूलम्स फोर्स का। कूलम फोर्स स्ट्रिक्टली वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज, जिस तरह हमने पहले पढ़ा कि आपके पास जो कूलम है ये वैलिड है पॉइंट चार्ज के लिए, और पॉइंट चार्ज हमने डिस्कस कर दिया कि आपके पास जो चार्ज का साइज है वो डिस्टेंस के मुकाबले कम होना चाहिए। हाउएवर इफ द साइज ऑफ द चार्ज बॉडी इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड विद द डिस्टेंस बिटवीन देम देन कूलम लॉ विल बी कंसिडर वैलिड। वही बात है, से जो चार्जेस है उसका साइज उसके डिस्टेंस से कम होना चाहिए, तब आपके पास जो कूलम लॉ है वो वैलिड है, अदरवाइज आपके पास कूलम लॉ वैलिड नहीं होगा।
फिर अगर हम मतलब इन वेक्टर फॉर्म में इसको स्टडी करें कि कूलम लॉ वेक्टर फॉर्म में कैसा है। वेक्टर फॉर्म से मुराद अगर हम डायरेक्शन की बात करें कि आपके पास जो कूलम लॉ है उसमें जो फोर्स की जो डायरेक्शन है वो किस तरह है से, तो इसको डिस्कस करते हैं। इन ऑर्डर टू शो द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स वी विल यूज अ यूनिट वेक्टर अलोंग लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस एज शोन इन द फिगर। अगर इसको हम डायरेक्शन की बात करें तो हम यूनिट वेक्टर लेंगे, और यूनिट वेक्टर क्या है, एक लाइन है जो चार्जेस को आपस में मिलाते हैं। जिस तरह आपके पास जो डायग्राम है, डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि आपके पास एक चार्ज Q1 है, दूसरा Q2 है, इसके दरमियान आपके पास क्या है, एक डिस्टेंस R है। तो आपके पास जो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाई R कैप से, और यूनिट वेक्टर आपके पास बराबर होगा R वेक्टर डिवाइड बाई R वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो आपके पास जो यूनिट वेक्टर है ये पॉइंटिंग करते हैं फ्रॉम द चार्ज Q1 टू द चार्ज Q2। तो फिर आपके पास जो फोर्स एग्जर्ट करता है बाय द चार्ज Q1 ऑन Q2 इन द वेक्टर फॉर्म, फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि F21 से मुराद कि आपके पास जो चार्ज है 2 पे लग रहा है 1 की वजह से, फोर्स 2 पे लग रहा है 1 की वजह से। तो फिर हम इसको लिखते हैं कि Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, और आपके पास R12 क्योंकि आपके पास जो चार्ज है वो R12 बराबर है R2 माइनस R1 का। सिमिलरली अगर आपके पास R21 है इज अ यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम द चार्ज Q2 टूवर्ड द चार्ज Q1 देन द फोर्स exerted by the charge Q2 on 1। अब आपके पास Q2 Q1 के ऊपर फोर्स लगा रहे तो आपके पास हो जाएगा F12, और आपके पास वही Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर वही आएगा, लेकिन आपके पास यूनिट वेक्टर अभी चेंज हो जाएगा, R12 की बजाय आपके पास R21 हो जाएगा। आपके पास दो फोर्स है exerted by the charge Q1 Q2 is conveniencely denoted by F21 and the force exerted by the charge Q2 and is conveniencely denoted by F12। मतलब ये आपके पास F21 से मुराद कि आपके पास जो चार्ज 2 पे फोर्स लग रहे 1 की वजह से, और F12 से मुराद कि आपके पास 1 पे चार्ज लग रहे 2 की वजह से आपके पास ये दोनों जो फोर्सेस है वो तो मैग्नीट्यूड में बराबर है, लेकिन इसका जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे का उल्टा होगा। तब हम अकॉर्डिंग टू फ्रॉम न्यूटन थर्ड लॉ कि आपके पास फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज इक्वल इन अपोजिट रिएक्शन, तो अगर इसको हम न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से लेके तो आपके पास जो F21 है ये बराबर हो जाएगा माइनस F12 का। मतलब क्या है, आपके पास जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बल्कि उसका जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के साथ उल्टा होगा। तो ये आपके पास कूलम्स लॉ है, इसको हमने इन टर्म ऑफ लिखा वेक्टर फॉर्म में। फिर आपके पास जो क्वेश्चन में अगर हम कूलम लॉ को किसी मटेरियल मीडियम में यूज़ करें, जिस तरह पहले हम लोगों ने पढ़ा फ्री स्पेस में या वैक्यूम में, अगर आप फ्री स्पेस नहीं कोई मीडियम है तब आपके पास जो कूलम लॉ है वो क्या होगा। Experimentally, it is observed that when an insulator is placed between the electric charge, it reduces the force। तजुर्बे से सामने पता चला कि आपके पास जो चार्जेस है उसके दरमियान हम कोई डाई इलेक्ट्रिक इंसुलेटर रखे तो आपके पास जो फोर्स है वो डिक्रीज होगा। देखो आपके पास दो ऑब्जेक्ट है, दरमियान में कोई चीज़ नहीं है तो एक दूसरे को मुकम्मल तरीके से अट्रैक्ट या रिपल करेगा। अगर दरमियान में हमने कोई इंसुलेटर या कोई दूसरी चीज़ रखे तो उसके दरमियान तो एक रुकावट हाइल होगा, तो फिर उसके दरमियान दो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है वो क्या होगा, वो कम होगा। एंड परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम विच इफेक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस। और वो बेसिकली क्या है, परमिटिविटी, जिस तरह हमने पहले पढ़ा कि वो आपके पास क्या है, रेजिस्टेंस है, अपोजिशन है, जो आपके पास जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसको कम करते हैं, जो फोर्स है उसको डिक्रीज करता है। तो अगर हम कूलम्स लॉ को इन टर्म ऑफ मीडियम में लेके तो इधर पहले हम एफ वैक्यूम लिखते थे या सिंपल एफ लिखते थे, अब एफ नहीं होगा बल्कि एफ मीडियम होगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं मीडियम के अंदर। तो ये बराबर है 1/4 एप्सिलॉन, पहले हम लिखे था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अभी एप्सिलॉन नॉट की जगह हमने एप्सिलॉन लिखा क्योंकि हम ये बात करते हैं मीडियम में। अगर ये एयर में हम बात करते थे तो फिर एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट लगाते। तो आपके पास जो फोर्स इन मीडियम है वो बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। बाकी सब कुछ सेम है, लेकिन सिर्फ एप्सिलॉन की वैल्यू चेंज होगी। पहले आपके पास ई नॉट था, अभी ये सिर्फ एप्सिलॉन ई बन जाएगा। फिर अगर हम कंपेयर करें कि आपके पास जो कूलम्स लॉ है वो वैक्यूम में जो फोर्स है वो ज़्यादा होगा या किसी मीडियम के अंदर ज़्यादा होगा, तो इसको हम प्रूफ करते हैं कि आपके पास जो वैक्यूम में फोर्स है वो ज़्यादा होता है किसी भी मीडियम से। तो आपके पास क्या है, द क्वांटिटी ई इज कॉल्ड द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। आपके पास जिस तरह हम लोगों ने पढ़ा कि आपके पास क्या है, परमिटिविटी किसी भी मीडियम के अंदर। फॉर अ पर्टिकुलर इंसुलेटर द परमिटिविटी ऑफ मटेरियल मीडियम कंपेयर विद द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इज कॉल्ड रेट परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक
कांस्टेंट। अगर हम दोनों परमिटिविटी, जो एयर की परमिटिविटी है और आपके पास जो परमिटिविटी किसी मीडियम के अंदर है, अगर इनका हम रेशो वगैरह निकालें तो आपके पास इसको हम नाम देते हैं रिलेटिव परमिटिविटी या सिंपली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो आपके पास जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है या रिलेटिव परमिटिविटी वो बराबर है परमिटिविटी इन मीडियम डिवाइडेड बाई परमिटिविटी इन फ्री स्पेस आर एयर। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करें तो आपके पास जो ई है वो बराबर हो जाएगा रियल परमिटिविटी इनटू परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, वेयर ई आर इज डायमेंशनल कांस्टेंट। अब ये डायमेंशनलिस्ट क्यों है? क्योंकि आपके पास ये दो सेम चीज़ों का रेशो है। अगर दो सेम चीज़ों का अगर हम रेशो निकालें तो एक दूसरे के साथ उसका यूनिट कैंसिल हो जाएगा, तो इसका कोई यूनिट ही नहीं रहता। तो इस वजह से आपके पास जो रिलेटिव परमिटिविटी ये आपके पास डायमेंशनलिस्ट कांस्टेंट, क्योंकि इसका कोई भी यूनिट नहीं है। And its value is always greater than the unity for various electric dielectric। और इसकी जो वैल्यू है वो आपके पास हमेशा यूनिटी से मतलब है 1 से ज़्यादा होगा। द फोर्स इन अ मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी इज गिवन बाय, अगर हम फोर्स निकालें क्या हम ये अभी निकालते हैं कि आपके पास जो फोर्स इन वैक्यूम है और फोर्स इन मीडियम है इसमें कौन सा ज़्यादा है। तो अगर हम बात करें एफ मीडियम, जिसका हमने लिखा था 1/4 पाई ई, तो अगर ई की जगह हम क्या करेगा ई आर और ई नॉट लिखेंगे, तो वही इक्वेशन है एफ मीडियम बराबर है 1/4 पाई, ई की जगह हमने लिखा ई आर ई नॉट और Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये अपनी जगह पे आ गया। अगर ऐसे हम 1 ओवर ई आर को बाहर निकाल दे तो आपके पास क्या रह जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। और आपको मालूम है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर आपके पास क्या है, ये आपके पास कूलम्स लॉ इन वैक्यूम है। सी तो आपके पास एफ मीडियम बराबर हो जाएगा एफ वैक्यूम डिवाइड बाई रिलेटिव परमिटिविटी। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ई आर एफ मीडियम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एफ वैक्यूम बन जाएगा एफ मीडियम इंटू रिलेटिव परमिटिविटी। तो आपके पास इस इक्वेशन से ही पता चलता है कि आपके पास जो फोर्स इन वैक्यूम में, जो कूलम्स फोर्स है किसी भी वैक्यूम में, वो आपके पास हमेशा ज़्यादा होगा किसी भी फोर्स के साथ वो कि अगर वो की किसी मीडियम के अंदर है। क्यों? क्योंकि आपके पास जो ई आर की वैल्यू है हमने पहले बोला कि यूनिटी से ज़्यादा है, और अगर कोई वैल्यू 1 से ज़्यादा है और वो किसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई होगा तो फिर वो वैल्यू मज़ीद ज़्यादा हो जाएगा। तो इस वजह से आपके पास जो एफ वैक्यूम है वो आपके पास एफ मीडियम से हमेशा ग्रेटर ही रहेगा। तो एमसीक्यूज़ के लिए पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि आपके पास जो फोर्स इन वैक्यूम है विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन फोर्स इन एनी मीडियम। तो आगे आपके पास जो यूनिट ऑफ चार्ज, जिस तरह हमने पहले शुरू में हमने एक्सप्लेन किया कि आपके पास जो चार्ज का जो यूनिट है वो कूलम है, और 1 कूलम आपके पास क्या है, तो 1 कूलम इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ चार्ज when placed at a distance of 1 meter in air or vacuum from an equal and similar charges experience a repulsion force of 9×10⁹ न्यूटन। अब 1 कूलम आपके पास क्या है, 1 कूलम आपके पास वो चार्जेज है जब हम दो चार्जेस को 1 मीटर के फासले पर रखें और जो दो चार्जेस है वो एक दूसरे को या तो रिपल करेगा या अट्रैक्ट करेगा एक विद अ फोर्स, और फोर्स कितना होगा 9×10⁹ न्यूटन, तब आपके पास जो चार्ज होगा वो 1 कूलम होगा। सी आपके पास जो चार्जेस है उनके दरमियान अगर एक दूसरे से 1 मीटर के फासले पर रख दे और इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ रिपल्शन या अट्रैक्शन है अगर वो 9×10⁹ न्यूटन होगा, तो हम इसको बोल सकते हैं कि इसके अंदर जो चार्ज है वो 1 कूलम है।